बिस्मिल्लाह करें सर। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I welcome all of you in quality assurance and supply chain management lecture. So our today topic is the Japanese way Shingo 7 based. In our last class हमने डिटेल में डिस्कस किया था दो इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स को, जिसमें डीमिंग फ्रीज था और एक वोल्टेज के हवाले से हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ये शिंगो और ISO 9000 एंड 2000 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। As I told you in the class, this is very important chapter, not only for your examination point of view, your practical life, it has also very important. Japanese way में शिंगो के हवाले से मैंने डॉक्टर शिंगो के हवाले से मैंने आपको बताया था, ये जापानीज हैं। जैसे कि वो डीमिंग फ्रीज एक अमेरिकन थे और वो जापानीज के अंदर मतलब उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी और क्वालिटी के हवाले से वर्क किया। तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस के हवाले से डॉक्टर शिंगो ने अमेरिका के अंदर काम किया और वहाँ पर उस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने उनकी खिदमात को सामने रखते हुए 1994 में जो है उनके नाम से एक अवार्ड जो है वो डॉक्टर शिंगो के नाम से अवार्ड जारी करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अवार्ड उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को दिया, क्योंकि उनका मैंने आपको बताया था कि वो जो फोकस था वो डिज़ाइनिंग कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से था। तो बेसिकली 1994 में कैनेडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को पहला अवार्ड मिला, फिर वो एक मैक्सिकन कंपनी को 1997 में मिला और फिर ये बिजनेस वीक के अंदर 2000 में इस अवार्ड को उन्होंने एक नोबेल प्राइज अवार्ड डिक्लेयर किया। बिजनेस वीक मैगजीन ने, जो एक इंटरनेशनल मैगजीन है, उसने कहा कि जिस कंपनी को, जिस इदारे को ये अवार्ड मिलेगा, ये वो कंपनी जो है वो उसको नोबेल प्राइज के तौर पर, मतलब उसके लिए वो नोबेल प्राइज होगा और वो नोबेल प्राइज के तौर पर बाकी लोग उसको कंसीडर करेंगे। जाहिर बात है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें अपने प्रोसेसेस और हमें प्रोसीजर्स और तमाम चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। तो उसकी बेसिस पर जब वो हम पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को और तमाम इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंडाइज कर लेते हैं तो फिर हमें जो है वो क्वालिटी का अवार्ड मिलता है। अच्छा, ये एक ऐसे सिंबल्स होते हैं कि जिन कंपनी को ये मिल जाए तो फिर उनके लिए जो है ना वो अपने ब्रांड को जो है वो आगे बढ़ाना, अपनी सेल्स को प्रमोट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं, उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इसने जो डॉक्टर शिंगो ने जो अपने क्वालिटी अवार्ड के हवाले से 7 वेस्टेज का जिक्र किया है, जिसको अगर आप देखें तो एक वर्ड यूज होता है टिमवुड, TIMWOOD, जिसको हम ये इस तरह भी कह सकते हैं 7 वेस्टेज को। इसमें पहला है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। आप ये देखें सबसे पहले कि जब भी वेन एवर यू गो फॉर द जॉब इन एनी इंडस्ट्री, देर आर 2 पर्पसेज। वन इज आप अपनी एफर्ट से वहां पर ऐड वैल्यू करते हैं और नंबर 2 क्या है कि ऐड वैल्यू नहीं करते। तो बेसिकली जब हम वेस्टेज की बात करते हैं तो एक जुमला याद रखें कि वो हम कर रहे होते हैं वेस्टेज से नॉट ऐड वैल्यू, कि हम किसी भी क्वालिटी के अंदर वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे। इसमें वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन से मुराद क्या है कि आप ये देखें कि इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा काम के हवाले से बर्डन दे देंगे तो वो भी जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अपनी चीज़ों को नीड असेसमेंट्स के मुताबिक प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए एक नुकसान का सबब बन जाएगा। आप अपनी प्रोडक्शन के लिए कोई इश्यूज़ करेंगे, वो चीज़ें इन्वेंट्री के लिए ले लेंगे स्टॉक से और वो ज़ाया हो जाएंगी, वो भी आपके लिए एक वेस्टेज होगी। तो वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन तमाम चीज़ों के अंदर शामिल है। अगर आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, आपके एम्प्लॉय को भी आपने ओवरबर्डन किया हुआ है, आपको ये नहीं पता कि आपने चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए और फिर ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है, तो वो उसको हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। और ये शिंगो कहता है कि हमेशा याद रखेंगे जब भी आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना है तो ओवर प्रोडक्शन को वेस्ट करें, मिनिमाइज करें। आपको नीड असेसमेंट्स के मुताबिक अपनी चीज़ों को, अपनी जो है वो प्रोसेसेस को उसके मुताबिक ही रखना है ताकि कोई चीज़ ओवर प्रोड्यूस ना हो, जिसका हमें आपको जो है वो कॉस्ट की वजह से नुकसान ना हो। सर ये ओवर प्रोडक्शन में वही चीज होगी कि मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चीज ना बने, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग ही बने। हाँ जी बिल्कुल। जैसे सप्लाई चेन में सर वो चलता है कि मतलब कि वो मतलब उसको वेयर हाउस में ना रखें, आपने जो जितनी भी आपकी प्रोडक्शन चाहिए उतनी बना के आपको आगे भेज दें। हाँ बिल्कुल, जितना भी आपको ऑर्डर मिलता है। वालेकुम सलाम मलिक शेर अफजल साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, वेस्ट ऑफ वेटिंग से क्या मुराद है? वेस्ट ऑफ वेटिंग से वक्त का ज़िया।
जी जी, आप ये देखें कि बॉस बैठा हुआ है इंतजार में कि आप कब रिपोर्ट करते हैं। आपका जो है मैनेजर अपने काम में लगा हुआ है, आपके फील्ड के लोग, आपके टेक्निकल लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो उस काम को टाइम पर नहीं कर रहे और बॉस स्टिल वेटिंग कि आप उसको आकर बताएं कि जी आप लोगों ने क्या किया है, क्या और क्या रिपोर्ट है। और या फिर आप कोई अगर आपने कोई चीज़, आपके पास एक ऑर्डर आ गया और आपने उसको प्लेस करना है विद इन 24 आवर्स, लेकिन आप अपने उस टाइम का नहीं ख्याल कर रहे हैं और बल्कि जो है वो अपने अपनी ही चीज़ों में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। तो वो कहता है कि वेटिंग को भी वेस्ट करें, आप कोई हर काम को टाइम पे करें। जो चीज़ भी आप जिस टाइम फ्रेम को सामने रख के कर रहे हैं वो उसको इन टाइम करें, तो उसको उसको हम कहते हैं वेस्ट ऑफ वेटिंग, वेस्ट सर ऑफ वो उसका वही ट्रांस। एग्जांपल है ना, आज का काम कल पे सर मत छोड़े, हाँ वो जी हाँ वाले। जी हाँ जी, सर बिल्कुल जी जी। सर इसका ये भी तो हो सकता है ना कि रॉ मटेरियल हम एक्स्ट्रा लेके रख लें कि हम ये नेक्स्ट डिमांड आएगी तो हम उसके लिए यूज करेंगे। रॉ मटेरियल भी तो वो फिर पड़ा रहता है, उसे भी तो ये कह सकते हैं वेस्ट ऑफ वेटिंग। हाँ हाँ, देखिए ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए आपने एक वो ऑर्डर प्लेस करना है, आपको लगता है कि आपने कि अगले 14 डेज में, 15 डेज में, या 10 डेज में, 1 वीक में इतनी चीज़ों को शिप करना है। तो आपको पता है कि आपके पास इन्वेंट्री उसके मुताबिक आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप वो अपनी इन्वेंट्री पूरी कर लें। अगर आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया, बॉस को रिपोर्ट करनी है, टाइम टाइम पर बॉस को रिपोर्ट करें, टाइम पर अपनी चीजें जो है वो अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाएं। तो ये वो कहता है कि वेटिंग ना हो, वेटिंग को आप वेस्ट सर करें। इसमें मैं कुछ अपना वो बता सकता हूँ कि शायद मैं क्लियर हूँ या मेरी अंडरस्टैंडिंग अपने आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप जरा कंफर्म कर दीजिएगा। जी 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 सर यहाँ पर मैं हल जिस तरह से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि आप एक क्यू से निकलेंगे और दूसरी क्यू में शामिल हो जाएंगे। जैसे प्रोडक्शन से निकलेगी चीज पैकेजिंग में चलेगी, पैकेजिंग से निकलेगी तो नेक्स्ट स्टेप में चलेगी। उसके लिए किसी किस्म की वेटिंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कल आएगी। वो चीजें सारी पहले से अलाइन हो। आप एग्जैक्टली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ना किसी किस्म की वेटिंग ना हो, ठीक है ना। जो जो जिस प्रोसेस से गुजर कर आपका ऑर्डर, आपकी शिपमेंट, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज फाइनलाइज होगी और डिलीवर होगी ना, उसमें हर चीज सिस्टमेटिक हो, ठीक है ना। साइकिल का पता है ना आपको कि वो साइकिल के पहिए चलते हैं तो साइकिल जी सर चलती है, बिल्कुल। ठीक है ना। वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आपके स्कैटर्ड एरियाज में आपने अपनी डिलीवरी करनी है और आप जनाब वो उसको पहले एक मशरिक की तरफ जा रहे हैं, फिर मगरिब की तरफ जा रहे हैं, फिर शुमाल की तरफ जा रहे हैं और फिर दोबारा जनूब की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी और अपने अपने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो ही उसी तरीके से कि जब आप अपने किसी चीज़ को शिप करने के लिए जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का प्लान ऐसे ही होना चाहिए कि उसको स्कैटर्ड एरिया को क्लस्टरिंग करें, और क्लस्टरिंग करते हुए आप कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट के अंदर आप वो उसको शिप करें अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर को जहां भी आपने उसको पहुंचाना है। क्लियर? कोई है तो क्वेश्चन पूछें। सर क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, आप देखेंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस बनाए हुए होते हैं जो जो उसमें से काफी ऐसे होते हैं जो गैर जरूरी भी होते हैं, जिसको आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। अगर कस्टमर को आप प्रोसेसेस के अंदर फंसाएंगे ना, तो वो एक ऐसा होगा कि फ्रस्ट्रेशन उसका शिकार हो जाएगा। वो कहेगा ये मैं किस उसमें फंस गया हूँ, और वो क्योंकि वो आसानी चाहता है, आपका कस्टमर क्लाइंट जो ही चाहता है कि आप वो ऐसे इदारे से ऐसी ऐसी जगह से वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करे जहां पर उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उसको कम से कम फेस करनी पड़े। तो आपके जो प्रोसेसेस हों वो फोकस हों, ठीक है ना। आपको ये पता हो कि कितना जो जरूरी प्रोसेस है वो इंतहाई जो है वो करना चाहिए, और जो अननेसेसरी प्रोसेसेस हैं वो आप जो है वो बाद में भी कर सकते हैं, और अगर बाद में नहीं कर सकते तो वो जी जी बलोच साहब बोलें। सर इससे प्रोसेसिंग इटसेल्फ से बात कौन सी चीजें ऐसी होंगी प्रोसेसिंग इटसेल्फ से बात ये है ना कि कस्टमर के हवाले से? आप ये देखिए ना, अगर आपका गेट से इन हो रहा है तो वो आपका जो गेट क्लर्क वो भी एक प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। वो फिर आप रिसेप्शन पर आ रहे हैं तो वहां पर भी एक प्रोसेस हो रहा है। फिर वो उसको अगर आपको डिलीवर कर रहे हैं तो वो स्टॉक वाला आ जाता है, स्टॉक की ये कितनी आपको इन्वेंट्री चाहिए, इसका ये प्रोसेस ये फिल कर दें। फिर आपके बाद जो है वो मार्केटिंग या सेल्स का बंदा जो ऑर्डर लेकर आया वो कोई प्रोसेस लेके बैठ जाता है, ठीक है। फिर वो अकाउंट्स वाला बंदा होता है वो अपना प्रोसेस लेके बैठ जाता है। तो बात ये है कि प्रोसेसेस को जितना हम फोकस रखेंगे ना, उतना ही हमारा क्लाइंट और कस्टमर जो है वो हमारे से इजी फील करेगा, ठीक है। और अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे
तो कभी वो एक कमरे में जा रहा है, कभी दूसरे कमरे में, जी वहां से साइन करवा लें, ये फॉर्म फिल कर लें और ये पास बनवा लें और ये कर लें। तो ये देखेंगे दुनिया अब जो है वो बहुत बहुत पहले एक वक्त था जब बहुत सारी चीजें मैनुअल हुआ करती थी, बहुत सारी शीटें फिल किया करते थे। अब तो क्योंकि चीजें वैसे भी मैनुअल सिस्टम से निकलकर ERP सिस्टम्स में जा रही हैं, तो ये वो जब वो चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ होती हैं तभी वो कस्टमर्स को बुलाते हैं और जल्दी जल्दी जो भी उसका प्रोसेस होता है, फोकस प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और वो उसको दे देते हैं। वो शिंगो ये कहता है कि अपने प्रोसेसेस को फोकस करें बेसिकली, ठीक है ना, वो इतने ज्यादा प्रोसेसेस ना हो आपकी, अभिषेक आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, कि वो टाइम टेकिंग हो और वो बॉदरेशन का सबब बन जाए आपके क्लाइंट या कस्टमर के हवाले से। बताइए कुछ, अगर नहीं समझ आया तो कोई और एग्जांपल दो। क्लियर्स। ठीक है, वेस्ट ऑफ स्टॉक से क्या मुराद है? देखिए दो जुमले ये याद सर रखिए। सर वही जो है आपके जो अभी आपके सर ज़ीशान साहब स्टॉक ने में बताया सर था। जो ज़ीशान साहब ने पढ़ा समझा था कि जो रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा है वो ना हो कि मतलब इस तरह हो कि वो पड़ा पड़ा खराब हो जाए। ऐसे ये दो चीजें हमेशा याद रखें कि व्हाट यू नीड टू परचेज एंड व्हाट यू हैव टू सेल। ठीक है, आपने जो सेल करना है उसके अकॉर्डिंगली जो चीज बनानी है वही आपको जो है वो परचेज करके इन्वेंट्री में अपने स्टॉक में लेकर आना है। समझ आइए? अगर मिसाल के तौर पर आप ऐसी चीजें ले रहे हैं जिस तरह भी उन जिशान साहब ने कहा, जो जिनका खराब होने का भी खदशा हो सकता है, जो डैमेज भी हो सकती हैं, तो वो आपकी वेस्टेजेस में चला जाएगा। और लीन प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था हम क्या काम करते हैं कि हम अपनी वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं। तो स्टॉक भी क्या है, अकॉर्डिंगली आपकी नीड के मुताबिक आप इन्वेंट्री हो और उसका आपको पता हो कि आपने क्या बाय करना है और क्या आपने आगे जाकर मैन्युफैक्चर करके सेल करना है। क्लियर? कोई है तो सवाल पूछे। क्लियर सर। वेस्ट ऑफ मोशन से क्या मुराद है? मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ स्टेप्स। सर जिस तरह आपने पहले बताया कि एक्स्ट्रा प्रोसेसेस से बचना है, कि मतलब एक्स्ट्रा पहले दाएं जाएं फिर बाएं जाएं, उससे बेहतर डायरेक्शन क्लियर हो कि हमें जाना किस, हमें प्रोसेस क्या करना है। हाँ, एक जुमला याद रखें कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, एक जुमला कहा जाता है ना कि ये इमोशंस हैं ह्यूमंस के और इक्विपमेंट्स या मशीनरी के, जो आप ये कह लें कि वर्क स्मार्टर एंड नॉट हार्डर, के नजर तो आया कि आप काम कर रहे हैं लेकिन हार्ड वर्क ना हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इमोशंस, कि आप शो तो कर रहे हैं बॉस को कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली कोई हार्ड वर्क नहीं हो रहा, उससे कोई इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। तो वो ये कहता है शिंगो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके इमोशंस जो है ना, जो ऐसे नेसेसरी हों, वो नहीं, उनको वेस्ट करें और आप अपने हार्डशिप की तरफ आए, ताकि आपके काम से आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को कोई बेनिफिट हो और जो है वो उसकी प्रोग्रेस आगे बढ़े। कंपनी अब प्रोग्रेस करेगी तो जाहिर बात है आप भी फाइनेंशियली प्रोग्रेस लेंगे। ठीक है, ये जुमला लिख लिए जी सर। कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक है सर, इससे पहले आपने वेस्ट ऑफ स्टॉक में एक जुमला बोला था, व्हाट यू नीड टू परचेज। हाँ जी, हाँ जी। इसका अगला क्या था? व्हाट यू नीड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल। व्हाट यू हैव टू व्हाट यू नीड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल। आपको पता हो कि आपको क्या बाय करना है, क्या मैन्युफैक्चर करना है और क्या सेल करना है। जी ठीक है। ठीक है, और उसके बाद है वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है महमूद साहब? अगर मिसाल के तौर पर आप कोई जूस बना रहे हैं, अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं, तो आप ये देखें कि अगर वो एक पूरी एक साइकिल से चीजें आ रही हैं, तो आप जो डिफेक्टिव उसके अंदर से चीजें हैं उनको फौरी तौर पर वहां से निकालें और उसको वेस्ट करते हैं। और अगर आप क्या कर रहे हैं कि वो साइकिल को चलते रहने दे रहे हैं, तो क्या होगा कि एक डिफेक्टिव चीज से हो सकता है और बहुत ज्यादा चीज और बहुत सारी प्रोडक्ट या सर्विसेज भी डिफेक्टिव हो जाए। तो वो कहता है कि जितनी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उनको फौरी तौर पर वेस्ट कर दें, ताकि जब आपका ये एक प्रोडक्ट और सर्विसेज शिप हो तो आपके कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी ना हो, उसको तमाम जितनी भी गुड्स या सर्विसेज उसने रिसीव की हो
वो सारे के सारे डिफेक्ट, उनमें से कोई भी ऐसी ना हो जो वो डिफेक्टिव हो और उसको कोई वो उसमें परेशानी। सर जिस तरह ये बाटा वाले और सर्विस वाले करते हैं कि अगर कोई डिफेक्टिव माल आता है तो वो अलग उसको निकाल के अलग सेल कर देते हैं, इस तरह भी ये भी उसी में हाँ, आएगा? अभी भी आजकल देखिए आप विंटर में ना इन्होंने बाटा वालों ने एक सेल लगाई हुई है कि वो बाय वन और गेट वन, ठीक है ना, मतलब कि वो जी सर। वही चीजें होती हैं जो इसमें कोई ना कोई जो डिफेक्ट होता है, फिर उसको सेल करने के लिए या तो कोई डिस्काउंट कर देते हैं या बाय वन ठीक, गेट वन कर देते हैं। अब वो गेट वन फ्री कर दो। 1500 का आप जूता ले रहे हैं तो वो एक जूता फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डिफेक्टिव होने की वजह से कि वो उसकी कॉस्ट हाफ है, अब वो उसके साथ एक और देने के सर साथ देने के वो अपनी कॉस्ट को पूरा कर रहे हैं कि वो लेकिन सर बाटा के साथ में क्वालिटी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सॉरी, क्वालिटी मैंने क्या बाटा के साथ क्वालिटी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही है, जाहिर बात है। देखो ना, जब वो अपने प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो ये अभी ये इसलिए तो ये चीज़ें पढ़ाई और सिखाई जा रही हैं कि आप अपने प्रोसेसेस को, अपने प्रोसीजर्स को बेहतर करें और क्वालिटी को फोकस रखें, तो फिर ये डिफेक्टिव जो होती है ना चीज़ें, ये कम से कम होंगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि वो फेस करना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, अपने लॉस को ना मिनिमाइज करने के लिए फिर ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं सेल करने के बाद। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखिए, मैंने 5S के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सर बताया था ठीक है बिल्कुल ना, सर। तो ये जी सर, बेसिकली बिल्कुल ये याद है। हाँ, ये इसने डॉक्टर शिंगो के हवाले से ये जापानीज वे में 5S's हैं जो उन्होंने क्वालिटी के हवाले से उन्होंने कहे, जिसको उन्होंने ये अपनी जापानीज लैंग्वेज में वर्ड दिए, जो हम जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। जिस तरह उन्होंने एक लफ्ज लिखा शीरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं तमाम चीज़ों को, और जो अननेसेसरी होती हैं उसको गेटिंग रेड कर देते हैं, उनको अलहदा कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, फिर ठीक है। सीटॉन कहते हैं सेट इन ऑर्डर। जाहिर बात है, अगर आपके पास एक चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप उनको इन ऑर्डर में नहीं रखेंगे, टूल्स को टूल्स के साथ नहीं रखेंगे, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट के साथ नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल को इलेक्ट्रिकल मटेरियल के साथ नहीं रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि आप उसको, जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा उसको सर्च करने के बाद। तो वो ये कहता है, पुटिंग ऑल नेसेसरी आइटम इन द ऑप्टिकल प्लेस एंड फुलफिलिंग देयर फंक्शन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, कि उनको सर्टेन ऑर्डर में कर दें, और ताकि वो जब आपको जरूरत पड़े आप उनको उस वर्क प्लेस में जो है फंक्शंस के लिए आप उसको यूटिलाइज भी कर सके और अपना काम ले सके। सीएसओ कहते हैं शाइन को। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि यू हैव टू क्लीन प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप अपने एरियाज को जहां पर आप काम कर रहे हैं, जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, उसको साफ सुथरा रखें, अपने इक्विपमेंट्स की को क्लीन रखें, उसको मेंटेन रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनकी लाइफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ना, ग्रीन इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया के अंदर एक बहुत ज्यादा मतलब वो चल रही है, कंपेयर बहुत अरसे से चल रही है कि आप हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं, ग्रीन इन्वायरमेंट बनाएं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि अगर आपकी आबो हवा अच्छी होगी, पोल्यूशन खत्म होगी, आपकी सेहत बेहतर होगी। सेम लाइक जिस तरह ह्यूमन सर ये बॉडी। इक्विपमेंट में सर वो चीजें होंगी ना जो जिनसे मतलब हम लोग ये काम करवाते हैं, मतलब जिस तरह इंडस्ट्रीज में मतलब मशीनरीज के ऊपर काम होता है, हाँ ये तो वो मटेरियल होगा ना, इक्विपमेंट होगा सर। हाँ हाँ, देखिए ना, आपने प्लांट्स में से जैसे सर ये शुगर केन के प्लांट्स, उनको मतलब वो 1 साल के बाद सर वो खोल के प्रॉपर उसकी सारी मेंटेनेंस करवाते हैं और उसकी सफाई करवाते हैं, वही है ना सर इसमें? ऐसे ये देखो ना, अगर आपने वही जैसे मैंने बताया, कोई आप जूस बना रहे हैं या फिर कोई मेडिसिन की कोई चीज बना रहे हैं, सर एक साइकिल आपको गुजर गया, अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे ना मशीन को, ठीक है, तो सर क्या होगा कि हो सकता है कि वो उसके अंदर कोई ऐसी चीजें रह गई हों जो अगले प्रोसेस में आपकी आपकी जो न्यू प्रोडक्ट्स जो आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कोई वो प्रॉब्लम ला सके। ठीक है, तो वही। और वैसे भी देखिए ना, जिस तरह सर ये शुगर केन इंडस्ट्री जो है सर, इस तरह शुगर मिल जाए, ये सर मतलब उसके एंड पे इक्विपमेंट सारे खोल के उसकी फिर सारी मतलब फिनिशिंग वगैरह सारी करवाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा भी आप छोटी सी एग्जांपल अपने पर्सन से ले लेना, अपने गाड़ी को अगर आप सर्विस नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो वो कितने कैसे वो जी सर जो है बिल्कुल। वो इतना आप इतने ज्यादा अरसा चल सकेगी, उसका तो इंजन बैठ जाएगा या और कोई ना कोई नया प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। सेम लाइक कि बिल्कुल जो है सर। अपने प्लांट्स की आप सफाई नहीं रखेंगे, वहां पर अगर आप अपनी चीजें जो है वो अननेसेसरी चीजें प्लांट में नजर आएंगी, तो क्या लाइफ जो है ना वो एक्सीड कैसे करती है जब अपनी अपनी जात की और अपनी चीजों की आप बेहतर वो जो है वो हिफाजत करते हैं। तो ये शिंगो यही कहता है कि अगर आप
शाइन रखेंगे ना अपने अपने प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में, अपनी अपनी चीजों के हवाले से, तो आप उसको देरपा और क्वालिटी वाइज बेहतर जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस ठीक है सर। फिर अगला कहते हैं सिकिट्सो स्टैंडर्डाइज लोकेशंस फॉर टूल्स एंड इक्विपमेंट। जैसे हम तो सारी देखो जितना भी टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड, ठीक है ना, कि वो कहता है स्टैंडर्डाइज लोकेशंस फॉर टूल्स एंड इक्विपमेंट। क्या मतलब है इसका? अभी हालांकि मैं बता चुका हूँ सर जैसे आपने कहा कि मतलब ये इनके टूल्स और इक्विपमेंट जो वो एक एक उनकी प्रॉपर जगह बनानी चाहिए, हाँ ताकि मतलब वो हमें बार बार ढूंढना ना पड़े कि फलां अगर कोई चीज लेके आनी है तो वो हम फौरन उसी जगह पे जाएं और वो चीज उठा के लाएं। जिस तरह सर ये हम लोग गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए या इंजन के लिए वो करते हैं कि फलाना नंबर का पाना लेके आओ, ये करो, तो उनको पता होता है कि ये वो वहां पे है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर जो फायर इक्विपमेंट्स हैं वो आप अगर किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल कोई सर। मशीनरी ऐसी हैं जिनको जो इंतहाई सेंसिटिव हैं, जो बहुत कीमती हैं, अगर आप उनको इस तरह ये जहाँ पर लोग आते जाते हैं वहां पर रख देंगे तो क्या होगा कि कोई आता जाता उसको हाथ लगाएगा, कुछ करेगा और उसको डैमेज होने का खदशा है। तो कहता है कि हर सर चीज ये को हमारे घर इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। जब पाने की जरूरत होती है पाना नहीं मिलता, प्लास हाँ सामने पड़ा होता है, जब प्लास की जरूरत होती है प्लास नहीं मिलता, पेज के सामने पड़ा होता है। हाँ बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये चीजें हैं कि अगर हम चीजों को उसके मुताबिक जो है वो उसकी लोकेशंस के मुताबिक रखेंगे तो क्या होगा कि वो ज्यादा अरसा चलेंगे और एक उनकी स्टैंडर्डाइज रहेंगी चीजें। लास्ट वन में क्या है, सस्टेन। अगर अगले ये जो पहले 4 जो है ना, वो कहता है कि अगर आप इसको सॉर्ट को सैटिन ऑर्डर को शाइन को आप अच्छी तरीके से आप और स्टैंडर्डाइज को मेंटेन कर लें तो फिर 5वां क्या है कि आप सस्टेन रख पाएंगे किसी भी चीज को। डिसिप्लिन इन मेंटेनिंग द 4 prior S, ठीक है, कि इनमें अगर आप डिसिप्लिन ठीक है। हैं, जिस तरह फिर इनको पाना मिलना शुरू हो जाएगा और जो है किसी को अगर कोई और चीज चाहिए होगी वो वहां से वो चीज मिल सके, बेशक वो घर में करें या फिर वो अपनी कंपनी और इंडस्ट्रीज के अंदर करें, तो वो फिर आसानी के साथ वहां से वो चीजें मिल सकती हैं। जाहिर बात है आप उनको सेटिंग ऑर्डर में रखेंगे, उनको उनकी सॉर्टिंग करेंगे, उनकी उनकी सफाई रखेंगे, उनकी शाइनिंग रखेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखेंगे, लोकेशन प्रॉपर रखेंगे, तो लास्ट में क्या होता है कि आप उसको सस्टेन कर पाए। क्लियर जी? जी सर। अच्छा, जी अब ये सर। आज है ISO 9000 एंड 2000 के हवाले से मैंने आपको डिटेल में बताया था। क्या बताया था मैंने, याद है कुछ? कि सर जो भी इंडस्ट्री है वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि 900 जो मतलब कि एनवायरनमेंट के हवाले से कि जो अगर कंपनीज जो हैं अगर वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो वो अपना माल जो है वो बाहर सेल कर सकती हैं। अगर ये सेल अगर ना हो, स्टैंडर्ड 9000 से कम हो, तो फिर वो बाहर जो एक्सपोर्ट वो नहीं कर सकती। हाँ जी। और मामू साहब? सर ये स्लाइड वहीं सही नहीं थी? नहीं, ये मैं उसको ये ISO के साथ लेकर आ रहा हूँ ना, ये स्लाइड वहां पर आएगी। अच्छा, मैं समझ रहा था 38 पे। ये आ गई उसके साथ, ये बल्कि इससे भी ऊपर आनी चाहिए पहले, ठीक है। ISO 9000 जो है वो एक इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है सर। जी ठीक सर, है। ये ठीक है ग्रुप सर। ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को रेफर करते हैं। 1987 में ये फर्स्ट पब्लिश हुए, फिर रिवाइज हुए 1994 में एंड 2000, ठीक है। ISO 9000 2000 इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। से मुराद क्या है कि आपकी पूरी कंपनी, आपके पूरे जो है ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इंडस्ट्री के तमाम प्रोसेसेस को ये डिस्क्राइब करता है। अगर आप जो है ISO सर्टिफाइड होते हैं तो क्या है तो कि वो ये कहता है कि जो आपने आपकी जो पूरी जो कंपनी इंडस्ट्री है वो आप जो है वो इंटरनेशनली जो है वो आप एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं। ये बेसिकली गाइडलाइन है। तो मैंने आपको बताया था जब ISO 9000 की और 2000 की हम बात करते हैं, इसमें तमाम प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रिंसिपल है ना वो हम इसको 1 बाय 1 देख लें, क्योंकि ये आपके लिए सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि अक्सर जो है ना फूड क्वालिटी के लिए अलग पैरामीटर्स को रखा जाता है 9000 के आगे, वो कुछ कोड होता है, और इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, इसी कैसे क्लीनिंग वगैरह, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह इन चीजों के लिए। तो उसको हम कैसे मतलब याद रखें कि मतलब कौन से कोड हैं, कोई उसकी कोई लिस्ट अगर हमें मिल जाए। चलो उसकी लिस्ट में आपको इसकी दे दूंगा, लेकिन बेसिकली आप अभी जो ये स्टडी लेवल है ना इसमें आपको ये देखना है कि वो बेशक आप इलेक्ट्रिकल का कोई चीज़ बना रहे हैं बेसिक या कोई फूड के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से बना रहे हैं,
जब भी आप ISO 9000 की सर्टिफिकेशंस के लिए भेजते हैं ना, तो वो आपको अपनी SOPs भेजते हैं, ठीक है। वो आपने उस SOPs के मुताबिक अपने प्रोसेसेस को देखना होता है। डजंट मैटर कि आप जो है फूड से ताल्लुक रखते हैं या आप अपने किसी भी मतलब जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सॉरी सर, ओवरऑल क्वालिटी ये को तो हम 9000 से मेंशन करेंगे। हाँ, बेसिकली ये है क्वालिटी मैनेजमेंट ये सिस्टम है। स्टैंडर्ड सर, ये तो स्टैंडर्ड जो है ये तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है ना, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसके लिए होता है हाँ कि जी, उन्होंने इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मतलब वो इतना धुआं ना प्रोड्यूस करें कि मतलब कि माहौल खराब हो, ये उसके लिए होता है। नहीं वो भी इसमें शामिल होता है। वो बेसिकली ठीक है सर, जो धुआं का आप कह रहे हो ना, वो तो एक्सटर्नलिटीज में आ जाता है ना। जो ठीक है सर, जो आपकी थर्ड पार्टी से जो इफेक्ट आते हैं, उसमें फिर क्या करती है ठीक है सर, गवर्नमेंट इंटरवेन करके, या तो पोल्यूशन टैक्स लगाती है या फिर रेगुलेशंस बनाकर ना उनको बंद कर देती है, ठीक है। ISO ठीक है सर, 9000 के मुताबिक वो अपने जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको प्रॉपर अपना जो है ना SOPs भेजते हैं। फिर आपका, मैंने आपको बताया, गेट से लेकर ना आपके सर CO लेवल तक के जितने भी प्रोसेस प्रोसीजर्स है ना, वो आपको उसके मुताबिक बनाने पड़ते हैं। फिर वो आते हैं, हर एक प्रोसीजर्स को चेक करते हैं और उनकी पूरी टीम आती है, ठीक है। और वो पूरी टीम जब सारी चीजें मुकम्मल करती है तो फिर वो अपने उसको जो आपकी पूरी टीम होती है उसके साथ एक मीटिंग करती है, उससे वो सारी जो उनकी फाइंडिंग्स होती है ना, वो उनसे शेयर करती है। और शेयर करने के सर ये बाद सर जी जी ये जो सर होता है ना ISO का, ये सर अक्सर होता है लेबर फोकस। जी वो जी आते हैं, वो देखते हैं जहाँ पे आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वर्कर्स के लिए जो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। फायर फाइटिंग की जो आपने मकसद है कि इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं वो जी जी प्रॉपर प्लेस हुए हैं। जी जी ट्रचेस वगैरह होनी चाहिए, और अपना फायर की सूरत में एग्जिट का भी आपका एक होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट। इन चीजों की जरूरत है। दूसरा आप वो देखते हैं कि जहाँ पे आप कपड़ा वगैरह बना रहे हैं या कोई चीज धागा बन रहा है, वहां पे आपकी सफाई का क्या वो मेयार है। हाँ तो हाँ सफाई बिल्कुल को बहुत वो नोट करते हैं सर। इन बिल्कुल ऐसे। चीजों को वो देखते हैं हाँ आकर। हाँ, इनको भी देखते हैं। मैंने बताया पानी ना, तमाम चीजों के आपके जी प्रोसेस आते हैं, और जो उनके प्रिंसिपल है ना वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको और मजीद इससे जी क्लियरिटी जी हो जाएगी। हाँ, और डॉक्यूमेंटेशन को वो बहुत ज्यादा वो करते हैं कि आपने हाँ डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया। आपने मकसद कुछ चीज आपने ऑर्डर लिया है तो उसकी पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। आपने कोई परचेज की है तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। वो इन चीजों को आपको बहुत चेक करते हैं। अच्छा, सर इसमें ये टाइम लिमिट ओवर हो गया। नहीं नहीं, अभी ये भी अब देखना पड़ेगा, फिर दोबारा हम इसको कर लेंगे। अब अच्छा इसको हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेना, फिर अगर अगर ये बंद होता है तो दोबारा हम इसको चला लेंगे दोबारा। अच्छा, अब ये जो आपके ठीक है सवाल थे ना, क्या नाम है महमूद साहब, ये हम क्लॉजेज इसकी पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारे जी क्लियर हो सर। जाएंगे। जब भी हम बात करते हैं, व्हेन बेहतर एवर वी सर। टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड वे ISO 9000 एंड 2000, तो वी हैव टू फॉलो 5 क्लॉजेज ऑफ इट। नंबर 1 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। अब इनको वन बाय वन देख लें कि क्या चीजें हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट देखें, सबसे पहले क्या चीज है। ये एक फॉर्मुलाइज सिस्टम होता है। ये जिशान साहब आपके लिए भी है, जो अभी आप बात जी कर रहे जी थे ना। जी जी सर। इसमें डॉक्यूमेंट्स किया जाता है आपके प्रोसेसेस को, आपके प्रोसीजर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर अचीविंग क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। जाहिर बात है, ISO की 2000 ये 9000 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली आपका पर्पस क्या है कि यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड को आपने अचीव करना है। जब ये आपके पास ये अवार्ड्स आ जाते हैं तो लोगों का भी एक ट्रस्ट साइकोलॉजिकल आपके ऊपर बन जाता है कि हाँ भाई, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है तो इसका मतलब है इनकी प्रोडक्ट के अंदर या सर्विसेज के अंदर क्या चीज़ है, क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, जिसमें कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को आप इंप्रूव करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ और कंटिन्यूस बेसिस पर, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये फर्स्ट क्लॉज है इसकी। जब भी आप बात करें कि भाई इसमें क्या होता है, तो ये 5 क्लॉजेज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, फॉर्मुलाइज सिस्टम है जो डॉक्यूमेंट करता है आपके प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो जो आप किसके लिए बना रहे होते हैं, अपनी क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बना रहे होते हैं। समझ आइए बड़े साहब? जी जी सर, आ गया। जी सर, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ गई है, लेकिन सर एक ये चीज सर सोच रहा आवाज था आ मैं रही है, बिल्कुल आ कि रही है। जी जी बोले। सर काशिफ वो बिलाल से। आईडी और पासवर्ड काइंडली वो या तो गूगल क्लासरूम में सेंड कर दीजिएगा। किसके ID पासवर्ड? जी सर। ये अभी व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया इन्होंने जूम का? सर वो टोटली ये चेंज था। चेंज तो ये तो जिशान और ये बाकी लोग तो इसी से आए हैं इसमें।
सर इनकी एक ही डिवाइस है, मेरे पास 2 डिवाइस है, व्हाट्सएप अलग है और अच्छा, ये अच्छा। अलग है सर। आप ऐसा करें ना, आप अपना मुझे नंबर मैसेज कर दें, मैं फिर आपको ये जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो आपको भी मैं सेंड कर दिया करूँगा, जैसे मैंने अभी टिवाना साहब को सेंड किया, जिशान को सेंड किया। जी सर, मैं आपको भेज रहा हूँ सर उस पर। यहाँ तक समझ आ गई महमूद साहब? यस सर बिल्कुल आ रही है सर आ जी गई। सर बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, अब आ रही है सर। मैनेजमेंट सिस्टम देखिए। मैनेजमेंट सिस्टम तो मेरे ख्याल से आप सब लोग यू ऑल आर रिलेटेड विद मैनेजमेंट वर्क, तो आपको पता होगा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इसमें क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज, processes and procedures used by an organization to ensure that it can fulfill the task required to achieve its objective। याद रखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन का उसने प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसके अलावा भी मिसाल के हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके एचआर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हायरिंग के, प्रोक्योरमेंट के, पूरे पूरा प्लान होता है 1 ईयर का भी, और स्ट्रेटेजिक प्लान 5 to 10 ईयर्स का, मतलब पहले से ही बना हुआ होता है, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम कवर करता है तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को, एंड फोकस इज ऑन सपोर्टिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इसका एक ही है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपने उसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करना है, तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही होती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एक वर्ड लिख लें, वो अपना एक कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती हैं। अगर उनके ऑपरेशन जो है ना, या आउटलेट्स जो है वो मोर देन 1 सिटीज की पर मुहित हो, ठीक है, वो जिसको सीएसपी कहते हैं। और कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लान के बाद फिर अगला वो क्या बनाती हैं, वो अपने ऑपरेशनल पॉलिसीज बनाती हैं, अपनी एचआर पॉलिसीज बनाती हैं, अपने वो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाती हैं। किस लिए? ताकि उनके जो भी मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं ना, वो उसके तमाम एस्पेक्ट्स को वो कवर करें, और वो टाइमली जो है वो उन स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाए। तो आपने देखा होगा कि जब बात ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, यार बड़ा अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम था। बेसिकली क्या होता है कि वो तमाम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं, वो पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो उनको रिटर्न वे में उनको ट्रेन भी किया वो दी जाता है। और जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स में भी देख लें, आपको एक मैनुअल दिया हुआ होगा उन्होंने, एक पॉलिसी मैनुअल, ठीक है ना, अगर जिसके अंदर जो है वो आपकी तमाम चीजों की उसमें मेंशन लिखा होगा कि जी अगर एचआर है तो उसकी ये पॉलिसीज होंगी, अगर अकाउंट्स है उसकी ये पॉलिसीज होंगी, अगर ऑपरेशंस है उसकी ये पॉलिसीज होंगी, अगर कोई जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग है उसकी ये पॉलिसीज होंगी। तो जब हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम उस गाइडलाइन पे चलते हुए अपने मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं, और जब मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। जी समझ आइए बड़े साहब? जी आ गई है सर, मैं वही लिख रहा था, बड़े साहब ही लिख रहा था। जी बड़े साहब लिख रहे थे। अच्छा अच्छा सर ये लेक्चर नोट नहीं कर रहे आपका? सर उसके अच्छा अच्छा नहीं, मैं मैसेज कर रहा था टेक्स्ट उसको व्हाट्सएप पे ना। जी जी, बस मैसेज पर लगे रहिएगा, इस तरफ भी, हमारी तरफ भी आ जाए थोड़ा सा। बेसिकली इसका जो ओवरऑल थीम ये निकला कि हमारा जो आर्ट ऑफ हैंडलिंग या हैंडलिंग कंट्रोलिंग जो होती है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी पॉलिसी के मुताबिक कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो सारे प्रोसेस का नाम मैनेजमेंट सिस्टम है। हाँ, याद रखें कि अगर आप अपनी ज़ात को भी देखें ना, अगर हम किसी अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ना दूसरी तमाम मखलूक से, तो इंसान के को एक गोल दिया गया है, ठीक है ना। हमारा एक गोल, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ, इंटेंशंस हमारी। तो इसी तरह कंपनीज की भी ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स होते हैं, उसकी विजन होती है, वो देखना चाहती है आने वाले वक्तों में वो कहाँ खड़ी होती है, उसको अचीव करने के लिए वो क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जिसको फिर वो टास्क और एक्टिविटीज के जरिए वो इम्प्लीमेंट करवाती है। और जब जिनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, वो कंपनीज भी नहीं होती बेसिकली, क्योंकि जब आप किसी चीज को अपने आप को रजिस्टर्ड भी, लीगलाइज भी करवा रहे होते हैं, तो वो उस फॉर्मेट के अंदर भी आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं, अपनी विजन बतानी होती है, अपनी मिशन स्टेटमेंट देनी होती है। तो ये तमाम चीजें होती हैं। जब ये आप इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं ना थ्रू प्रोसेस एंड प्रोसीजर, तो क्या होता है बेसिकली कि आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर तौर पर चला रहे होते हैं। और अगर जब आप इससे हट रहे होते हैं, तो वहीं पर जो है वो कन्फ्लिक्ट्स भी आना शुरू होते हैं, और आप उसको प्रॉपर तौर पर जो है अपनी चीजों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाते। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होगी? आप सब लोग जो है वो माशाल्लाह जॉब करने वाले हैं, जॉबियंस हैं। सबसे
पहले के जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कीजिए। ये सर रिसोर्स मैनेजमेंट वो होती है जो कि इंटेंजिबल होती है और बिजनेस मैनेजर जो है ना वो उसको यूटिलाइज करते हैं इफेक्टिवली। हाँ भी देखिए सर ना बेसिकली रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी ऑपरेशन का पार्ट होते हैं जिनको मैनेज करना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, हाँ जी और इसके अलावा जो प्रोडक्शन के रिसोर्स होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, इन तीनों को मैनेज करने का नाम रिसोर्स मैनेजमेंट है। हाँ देखिए ना, आप एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्रीज में अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कैसे, जब तक आपके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे, मटेरियल नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, आप कैसे वो चीज़ों को बनाएंगे। अब इन सब चीज़ों को ना एक मैनेजर मैनेज करता है, जिसको रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसकी जो बिजनेस प्रोसेस जिसे कहते हैं, जो वेरियस रिसोर्सेज को इफेक्टिवली क्या करता है, मैनेज करता है। अगर वो उसको मैनेज ना कर पाए तो ना तो प्रोडक्शन प्रॉपरली हो और ना ही सेल्स और मार्केटिंग को प्रॉपर, क्योंकि जाहिर बात है आपने ह्यूमन को भी रिसोर्स करना है, उसको हायर भी करना है, उनको यूज भी करना है, आपने इक्विपमेंट को भी अरेंज भी करना है, उसको यूज भी करना है, मटेरियल्स भी आपने लेना है, फाइनेंसिस को भी आपने चलाना है। तो क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर ये स्किल होती है तो वो बहुत तेजी रैपिडली जो है अपने आप को जो है ना वो ग्रो करता है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग सो दैट द राइट रिसोर्सेज आर असाइंड टू द राइट टास्क। देखिए ये बहुत जबरदस्त चीज होती है कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके लिए आपके पास क्या रिसोर्स हैं और जो टास्क क्या है, और टास्क के लिए आपने राइट रिसोर्स को यूज किया कि नहीं। अब इसमें आप ये देख लें, जो मैनेजर होता है ना, जो अच्छा मैनेजर होता है या टीम लीड जिसे कह लें, उसको पता होता है कि महमूद साहब के अंदर क्या एबिलिटीज हैं, उनसे मुझे क्या काम जो है वो लेना चाहिए, जो बलोच साहब के अंदर क्या एबिलिटीज हैं, उनके से क्या काम लेना चाहिए, ये मशीनरी मुझे कितना पर यूनिट जो है वो इससे मैं प्रोडक्शंस ले सकता हूँ, और कॉस्ट मेरी कितनी होगी, जो है वो मटेरियल मुझे कहाँ से बाय करना चाहिए, सप्लायर कौन सा अच्छा है। तो उसको ये तमाम चीजें जो है वो उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और दिस इज द राइट टाइम कि आप जॉब के साथ साथ ये चीजें पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ आप इसको इम्प्लीमेंट जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इफेक्टिवली अपनी चीजों को चला रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि मैनेजिंग रिसोर्सेज इन्वॉल्व शेड्यूल्स एंड बजट्स फॉर पीपल, प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट एंड सप्लाई। जैसे मैंने आपको हमने एक लेक्चर में ये भी देखा था कि अगर मिसाल के तौर पर आप सिर्फ फाइनेंसिस को ही देख लेना, अगर आप आपके अपने फाइनेंसिस को भी बेहतर मैनेज नहीं कर सकते, बेशक आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कितनी भी अच्छी हैं, तो आप साउंड फाइनेंशियल सिस्टम के ना होने की वजह से भी ज्यादा अरसा आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास मशीनरी ना हो, आपके पास लोग ही ना हो तो कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। वो क्या कहता है ISO 9000 के रिसोर्स मैनेजमेंट आपको आने चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, और आप अच्छे तरीके से प्लान करें कि आप किस रिसोर्स को किस टास्क के लिए बेहतर यूज कर सकते हैं। जहां तक समझ आई? जी सर। यस सर। चलें जी, प्रोडक्ट रियलाइजेशन का बताएं, कौन बताएगा? समझ आ ये गई। मेरे ख्याल से जिशान साहब बता सकेंगे क्योंकि प्रोडक्ट से इनका ताल्लुक है। सर प्रोडक्ट रियलाइजेशन का ये है कि उसका प्रोसेस देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने कैसे बनाई, इसका जो प्रोसीजर वगैरह है सारा वो चेक करते हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल परचेज वगैरह किए, सारा कुछ इसी में आ जाता है सर। याद रखें, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है उससे पहले उसका एक मॉडल बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। आप कभी भी किसी कंपनी में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने अगर एक बोर्ड मार्कर बना रही है ना कंपनी, तो उससे पहले वो आप उसको अगर विजिट करेंगे ना तो वो उन्होंने उसका एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल बनाया हुआ होगा, उसकी ड्राइंग्स बनाई हुई होंगी, और उसके मुताबिक ही फिर वो क्या करते हैं, वो एक एक चीज उसके मुताबिक वो बना रहे होते हैं। प्रोडक्ट रियलाइजेशन मीन्स क्या है, क्लियर आइडिया कि क्या आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, क्या आप बनाना चाहते हैं, क्या होगी। आप उसको एक, मैंने आपको बताया मॉडल की सूरत में जो ड्राइंग्स भी हो सकती है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क भी हो सकता है, फंक्शनल प्रोडक्ट स्पीसीज भी हो सकते हैं ऑन देयर इक्विवेलेंट्स बेस्ड ऑन द क्लियर आइडिया। क्वालिटी मैनेजमेंट कैन ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन इफ द प्रोडक्ट was realized and how efficient the process was। सबसे पहले आपके पास आइडिया हो, आइडिया से आपने उसके मॉडल को बनाया, और उस मॉडल के मुताबिक फिर आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप प्रोडक्ट रियलाइजेशन कर रहे हैं। कि आप देखो ना, मिसाल के तौर पर आप, इफ यू पीपल आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन टीम, और आपके पास कंसेप्चुअलाइजेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप? आपकी तो प्रोडक्ट रियलाइजेशन जीरो है। तो इसके लिए ISO 9000 आपको एडवाइस गाइडलाइन देता है कि प्रोडक्ट रियलाइजेशन के लिए आप क्या करें, क्लियर आइडिया बनाएं, ड्राइंग स्टेटमेंट्स बनाएं,
तो उसके बेसिस पर फिर जब आप क्लियर आइडिया होगा तो फिर आप क्या है कि वो उसको डिटरमाइन करते हुए आप बेहतर तौर पर एफिशिएंटली प्रोसेस को मूव ऑन करेंगे और प्रोडक्ट को फाइनल शेप की तरफ ले जाएंगे। हाँ जी, समझ आ रही है काजी साहब, या मोबाइल लगा के सो गए हैं? जी सर, आ गई है, आ रही है समझ आ, सुन रहा हूँ सर। आ रही है समझ में। सर नहीं बच्चे सब काजी साहब ने मेहनत करने वाले पिक्चर ऐसे जागते लगाई रहने हुई वाले जैसे बच्चे हैं, किसी ये सारे गैंगस्टर पढ़ने वाले की बच्चे लगी हुई माशाल्लाह। उसमें। अच्छा, सारे मैसेजेस पे लगे हुए हैं? नो नहीं नहीं सर, सर आपका लेक्चर नोट कर रहे हैं। अच्छा आपकी अच्छा, बातें कोई गौर से सुन रहे हैं सर। नहीं सर, सिर्फ आपको सुन रहे हैं, इस वक्त सिर्फ आपको सुन रहे हैं। चलें वेरी गुड। अच्छा, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है? क्वालिटी के रिगार्डिंग होती है सर, कि उसकी क्वालिटी किस तरह सर की है। मेजरमेंट से मुराद के जो हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है हमारा, उसके मुताबिक हम उसको मेजर करें और मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड्स मेजर्स हों, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम चीज को प्रोड्यूस करें और फिर उसको एनालाइज करें कि क्या ये उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है, और अगर उनके मुताबिक नहीं है तो फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ पर है। देखिए, मैंने आपको बताया था हर एक डिपार्टमेंट का ना जो अच्छी सर इंडस्ट्री। जी जी, बताइए मैडम। सर मैं ये कह रही थी, जिस तरह अभी आपने बताया कि अभी पिछले वाले रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए पहले हम एक मॉड्यूल बनाते हैं या उसका कोई मॉडल बनाया जाता है जिसके तहत उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि हमें मैयर किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को हम मैयर करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे क्या क्या वो स्टैंडर्ड पे मतलब मेंटेन कर रही है वो स्टैंडर्ड, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। हाँ, असल में इसको थोड़ा सा इस तरह भी देख लें आप कि ना हर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का ना एक डिपार्टमेंट होता है जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, उसका काम ही सिर्फ ये होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की को मॉडिफिकेशंस के लिए जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखते हुए वो उसकी रिसर्चेस करे और फिर उसकी उसकी डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करे। वो क्या करता है, वो देखता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक मेडिसिन बना रहे हैं और आप कंपटीटर भी वो बना रहा है, तो वो देखता है कि मार्केट जो है वो मार्केट के अंदर जो अगर आपका कंपटीटर ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो वो बेसिकली वो उस रिसर्च मेजरमेंट से मुराद ये है, मेजरमेंट एनालिसिस के, वो उस रिसर्च के बेसिस पर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो क्या करता है कि वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपने उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और उनको बताता है कि आपने इस क्वालिटीज को किस तरह इंप्रूव करना है और उसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आनी है। तो मेजरमेंट एनालिसिस जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो उसके पीछे जो होती है वो बेसिकली हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजीज होती है और जिसकी बेसिस पर वो जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट वो काम कर रहा होता है, उसका एक ही मकसद होता है कि वो जो है वो मार्केट को देखते हुए वो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को उसकी स्ट्रेटजीज को वो बेहतर बनवाए ताकि मार्केट को कैप्चर किया जाए। आप ये देखिए, जैसे मैंने रात अभी एक बात बताई थी कि अगर आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट एनालिसिस नहीं होंगे ना, जिस तरह जब ये अलीबाबा मतलब ये इसने चाइना में जिसने मार्केट को कैप्चर किया, तो ईबे उस वक्त जो थी ना वो सबसे बड़ी जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री कंपनी माने जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इसने अपने कंट्रोल लेकर आया और वो उसके मुताबिक जो है वो उसको नहीं समझ पाए, तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर उसको चाइना से आउट कर दिया। इसी तरह जब कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन में अगर आप अपने क्वालिटी को प्रॉपर तौर पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि फिर आपको मार्केट से या तो जाना पड़ता है या फिर आपको लॉसेस उठाने पड़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप मैयर, जी बताइए। इसको हम कह सकते हैं कि फाइंड द कॉजेज फॉर इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट। हाँ डेफिनेटली, और वो उसकी बेसिस क्या है, उसकी बेसिस पर आपकी वो डेटा वो इन्फॉर्मेशन हैं जो आप जो है प्रॉपर मार्केट से या आपके टारगेट ऑडियंस से या जो आपके कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके फीडबैक से आप वो ले रहे हैं। ठीक हो। हाँ जी महमूद साहब, क्लियर है? जी सर बिल्कुल। प्रोसेस अप्रोच क्या चीज होती है? उस प्रोसेस को फोकस करना है, ना कि किसी पर्सनैलिटी को फोकस करना है कि बॉस ने कह दिया कि आप इसको ऐसा कर लें। नहीं, आपने प्रोसेस से डाइवर्ट नहीं होना, डेविएट नहीं करना, आपने स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को फॉलो करना है। हाँ, अब आप ये देखें ना कि अगर आप इसको प्रोसेस का मतलब ये समझते हैं कि आपने जो है डिपार्टमेंट को या लोगों को या प्रोडक्ट को मैनेज करना है, तो ऐसा नहीं है। प्रोसेस में आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फाइनेंस के अंदर ना
अगर कहीं कोई पेमेंट का सिस्टम होता है तो सबसे पहले एक रिक्विजिशंस जो है वो प्रूव होती है, ठीक है। रिक्विजिशंस के अगेंस्ट देखा जाता है कि उसको वो अक्रूवल बेसिस पर परचेजिंग हो रही है या कैश बेसिस पर हो रही है, और अगर वो कैश बेसिस पर हो रही है तो उसको एडवांस इशू किया जाता है। एडवांस इशू के अगेंस्ट क्या होता है कि वो जब वो दोबारा तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद वो जो भी उसने परचेज किया होता है, जहाँ भी उसने खर्च किया हुआ होता है, वो उसको लिक्विडेट करवाता है। तो ये हर एक एचआर का प्रोसेस क्या होता है, जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं तो हम प्रॉपर जो है एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, प्रॉपर उनको उनके डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, फिर इंटरव्यू कॉल्स होती हैं, इंटरव्यूज के मार्क्स लगते हैं, फिर उनको उनमें से जो टॉप लेवल पर होते हैं उनको कॉल्स की जाती है। तो ये तमाम क्या चीज़ है, प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं आपके। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चीज़ बनानी होती है, वो इन्वेंट्री वालों को रिक्वेस्ट करता है, इन्वेंट्री वाले देखते हैं उनके पास स्टॉक में कैसी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारा थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब एक प्रोसेस होता है जिनको हमने पूरा जो है मैनेज करना होता है। ISO 9001 promote the process approach to manage an organization and examines over 20 processes in its scope, including the entire quality management system working as a process। कोई भी मतलब आपकी जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी के अंदर 20 प्रोसेसेस हों, आपकी कंपनी के अंदर हो सकता है 10 प्रोसेसेस हों, किसी कंपनी के अंदर हो सकता है मोर देन 20 प्रोसेसेस हों, लेकिन बेसिकली वो प्रोसेस अप्रोच ये होती है कि इसको मत समझें कि आपने लोगों को या प्रोडक्ट को या डिपार्टमेंट को मैनेज करना है। आपने, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, डीमिंग कहता है कि 96% जो होता है ना एरर्स, वो किससे आता है, प्रोसेस से आ रहा होता है, और 4% एरर्स जो होते हैं ना वो आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके प्रोसेस अप्रोच अच्छी होगी तो क्या होगा कि आपके जो ह्यूमन एरर्स है वो खुद ब खुद जो 4% है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने वही करना है जो आपने थ्रू प्रोसेस उनको समझाना है, ट्रेन करना है। हाँ जी, कोई है क्वेश्चन तो पूछें। सर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जो प्रोसेस कह सकते हैं हम, ये प्रोसेस ही है ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जी, क्वालिटी मैनेजमेंट जी। प्रोसेस के जरिए आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। To achieve ISO 9001 certification या standards। जी जी ऐसे ही है सर। जी जी है सवाल, ये आगे बढ़े बड़े सर आगे बढ़िए सर, आगे बढ़े, मेहरबानी। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या हो सकती है बड़े साहब? हाँ जी महमूद साहब, कोई है आइडिया? सर सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट मेरे ख्याल में ये होती है कि जब एक कोई भी सीईओ या फिर उसका जनरल मैनेजर है, वो एक ही पेज पे हो के फर्म को हमने आगे लेके चलना है विद एफिशिएंटली, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जी सर वो फर्म को टोटली वो स्टडी करते हैं कि हमारी फर्म्स कहाँ है इस टाइम, इसकी मकसद प्रोडक्शन वगैरह का क्या है, और मटेरियल रिसोर्सेज को और ऑर्गेनाइज करते हैं टू रियलाइज द फर्म्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को भी वो देखते हैं इसमें सर। हाँ, बेसिकली जो सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो ओवरऑल पूरी एक कंपनी, पूरी एक जो है इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं कि वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की, आपको देखें ना, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर पता नहीं होगा तो आप उसमें इतने अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना नहीं आता या प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करनी आती, तभी भी आप उसको प्रॉपरली जो है वो नहीं आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सिस्टम अप्रोच से मुराद क्या, पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना होता है कि कैसे आपने मैन और मटेरियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है और उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, किसके लिए, फर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है ना। ओवरऑल सिस्टम समझ लें, ओवरऑल सिस्टम होता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का। बाय सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट इज मेंट द स्टडी ऑफ फर्म। ये दोबारा अगेन वही आ गया ऊपर वाला ना,
इसको मैं डिलीट कर, समझ आ गई जी कि ओवरऑल जो है वो सिस्टम अप्रोच ऑफ द कंपनी और इंडस्ट्री से मुराद है, जिसको स्टडी करने के बाद आप इस चीज पर, इस डिसीजन पर जाते हैं कि कैसे ह्यूमन को और मटेरियल रिसोर्सेज को कंपनी के आपने ऑर्गेनाइज करना है और उसको एफिशिएंटली यूज करते हुए जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को मीट करना है। क्लियर मैडम? सर जैसे हमने डिस्कस किया था इशिका डायग्राम के सर अंदर के इसको पॉसिबल ईआरपी जो सिस्टम कह सकते हैं, जिस तरह ईआरपी सिस्टम होता है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होता है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट, यानी जो भी मैनेजमेंट है वो हर लेवल पे उसको पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है या किस लेवल पे ये स्टैंडर्ड मेंटेन हो सकता है, नहीं हो सकता, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाए। कह सकते हैं ईआरपी बेसिकली एंटरप्राइज बेसिकली रिसोर्स सर ये प्लानिंग होती है। ईआरपी तो नहीं कहेंगे हम इसे, मेरा ख्याल है, लेकिन हम इसे ये कहेंगे कि जिस तरीके से अभी मैम ने जिक्र किया कि इशिका डायग्राम में भी हमने पॉसिबल काज इफेक्ट्स देखे थे कि पॉसिबल काजेस क्या हो सकती हैं, उसमें मैन, मटेरियल, मेथड, मशीनरी, इक्विपमेंट सारी चीजें थी और ये रिसोर्सेज वगैरह के बारे में। तो हम उन तमाम चीजों का फोकस कंपनीज जो कंपनी के फर्म का ऑब्जेक्टिव होगा उसी पर रखेंगे। आप देखें ना, आप किडनी हॉस्पिटल में है ना, जॉब करते हैं, है मैम सर? अब आप ये देखें जी कि जी सर बिल्कुल। आप उसकी एग्जांपल्स को देखें कि आप उसमें रहते हुए एज ए मैनेजर आपको पता होगा ना टोटलिटी का अपनी अपने उस इंस्टीट्यूट का, आपको पता होगा अपने जो ह्यूमन रिसोर्स को और वहाँ पर अपनी सर्विसेज को या अपने जो भी मटेरियल रिसोर्स आप वहाँ यूज कर रहे हैं उनको किस तरह ऑर्गेनाइज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए अपने यूज करना है और अपनी सर्विसेज को भी बेहतर बनाना है और उससे अपनी इनकम को भी बेहतर बनाना है। तो हम ये ऑब्वियसली कहेंगे सर हम क्लिनिकल साइड जिस तरीके से हम मैनेज करते हैं कि हम क्लिनिकल साइड पे रोटेशन लगा देते हैं, 24 आवर सर्विस देते हैं, जबकि मैनेजर साइड के ऊपर हम सुपरवाइजरी स्टाफ रोटेशन में रखते हैं, बाकी सारा स्टाफ मॉर्निंग में होता है। तो चीजों को ह्यूमन रिसोर्स को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स के हवाले से हम, हमारे पास डोनेशन या गवर्नमेंट की ग्रांट्स आ रही होती है, हम उस तरीके से उनको अर्ली एक बजट प्रिपेयर करते हैं कि हमारे नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर या नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या डिमांड होगी, हम उनको मैनेज कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट का भी हमने क्वार्टरली बेस पैटर्न रखा था, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे अगर कोई चीज हो तो उसको एलसी की बुनियाद के ऊपर हम पूरे ईयर का डाटा लेते हैं, कंजप्शन लेते हैं, उसके मुताबिक हम उसको मैनेज करते हैं। एग्जैक्टली आप समझ आ गई। और वैसे भी जो मैडम ने भी कहा वो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इस तरह उसको लिंक कर सकते हैं कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तमाम प्रोसेसेस वो इंटरकनेक्ट होते हैं और तमाम प्रोसेस जब इंटरकनेक्ट होते हैं और आप एज ए मैनेजर जो है ना, अगर आप उसको समझ रहे हैं और आप उसको उनको समझते हुए, देखो असल चीज यही है कि आपकी स्टडी, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज, आपकी ग्रिप कितनी है उस सिस्टम्स के ऊपर, उसको समझते हुए आप उसको बेहतर प्लान आउट कर रहे हैं, उसको बेहतर यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं और अपनी इनकम और अपने सर्विसेज को बेहतर बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यू आर इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट इन अ बेटर। जी बलोच साहब बताएं। सर मैं देख रहा था कि आपके ना ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं शायद ये ना सारा कुछ, जी जी वो आपने वो भेजना है ना उसके अंदर, अगर ये रिकॉर्ड हो गया प्रॉपर। ठीक है सर, ये यानी कि ये कॉपी हमें मिल जाएगी सर? जी जी अगर ये लग रही है प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया ना तो फिर मैं आपको यूट्यूब पर भेज सेंड करके ना आपको मैं इसकी वो सेंड कर दूंगा, इसका लिंक सेंड कर देंगे। जी जी ठीक है जी सर। वो एडिट कर दीजिएगा हमारी बातें। अब वो इतनी वो नहीं है कि मैं वो एडिट कर सकूं, मैं तो इतना ज्यादा वो यूज नहीं करता हूँ, जो स्टाफ के लोग हैं वो कर लेते हैं एडिट वगैरह थोड़ा बहुत। अच्छा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के हवाले से देखें क्या है, अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया कि जाहिर बात है प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर उसके कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आएगा आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के हवाले से तो आप ज्यादा देर तक मार्केट के अंदर नहीं रह सकते। आप देखें एक चीज का एक मॉडल मार्केट के अंदर आ रहा है, कंपटीटर उस भी वो मॉडल मार्केट के अंदर लेकर आ रहा है, अगर वो अगला मॉडल आपसे बेहतर ले आया तो वो आपकी जो जितनी भी स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ा होगा वो सारा का सारा वो रह जाएगा और फिर क्या होगा कि आपके रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे होंगे, वो लेकर जो है वो आपके पास वापस आ रहे होंगे या फिर वो अपना लेकिन सर ऑटो यानी कि उसमें यानी कि जो मार्केट है आप बता रहे हैं उसमें तो पहले मोनोपोली ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं मोनोपोली हो, लेकिन अगर कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आएंगे ना
तो जाहिर बात है अगर दो लोग काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो कंपटीशन तो है। मोनोपोली याद रखें कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जब इंटरवेन करती है उसका मकसद ही होता है कि मार्केट पावर को वो मिनिमाइज करे। देखो ना, मार्केट पावर को मिनिमाइज किस तरह करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करेगी? रेगुलेट करेगी आपकी प्राइसेस को, ठीक है ना। वो बताएगी कम से कम प्राइसेस इतनी हो, ज्यादा से ज्यादा इतनी हो, ताकि कुछ ज्यादा मुनाफाखोरी ना करे। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? वो लिबरलाइजेशन ऑफ द मार्केट करती है, आपकी मार्केट को ओपन कर देती है ताकि और भी बिजनेसेस मार्केट के अंदर आए और वो जो है वो उस बिजनेस से उसको जो है वो कर सके, मतलब ना कम्पीट कर सके। जिस तरह मिसाल देखें, पहले सिर्फ गवर्नमेंट के बैंक होते थे, फिर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की और फिर बहुत ज्यादा ये प्राइवेट बैंक्स भी आ गए, जिसकी वजह से वो जो क्वालिटी और सर्विसेज बेहतर जो और सस्ती मिलना शुरू हो गई। मर्जर पॉलिसीज बनाती है, नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करती है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का क्या करती है कि मिनिमाइज करती है आपकी मार्केट पावर को। अगर मार्केट पावर जिस तरह आप कह रहे हैं ना मोनोपोली ये गवर्नमेंट के हाथ से चली जाए तो फिर क्या होगा? फिर वो कभी भी, वो जाहिर बात है लोग अपनी मर्जी से प्राइसेस लेकर आएंगे, लोग अपनी मर्जी से वो चीजों को सेल करेंगे और एक आम बंदे की दस्तरस से वो चीजों की एक्सेस मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का पता चल गया आपको क्या चीज है कि आप अगर सर्विस प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, अगर आप अपने प्रोसेसेस प्रोसीजर से क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे तो वो क्या करेगी? वो ब्रेक थ्रू ले आएगी और वो अपनी मार्केट को कैप्चर करेगी और लोगों को सेटिस्फाई करेगी। तो लोग सेटिस्फाई होंगे तो आप समझ लें कि आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके ऊपर हाई जाएंगे। क्यों कंपनी जो है वो ब्रेक इवन से निकलकर मैच्योरिटी पर जाने की कोशिश करती है? उसका मकसद ये होता है कि किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए और एक मैच्योरिटी लेवल पर आ जाए। जी बदे तो रख लो आप अपने पास। क्या कह रहे हो जिशान? ईशान साहब माइक का बंद करके बात। अच्छा, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है टिवाना साहब? जी सर। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन सर मेकिंग। फैक्चुअल अप्रोच डिसीजन मेकिंग मतलब कि सर उसकी प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई सर्विस देनी है तो उसकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है सर। हाँ, याद वो रखें ये ना हो कि सर 2 मिनट के बाद आपका डिसीजन कुछ हो, अगर आपका कुछ बन रहा है बनाने में अभी आया तो अभी जैसे हमारे सर आर्मी में कभी कभार ये होता है कि एक डिसीजन आता है 10 मिनट के बाद दोबारा लेटर आ जाता है कि ये डिसीजन चेंज होगा, अब ये आ गया है। इस तरह की नहीं, एक प्रॉपर जो आपको, क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप इफ यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर देयर और कोई भी चीज आपके सामने आ जाती है, कोई आके कहता है जी मार्केट की ये पोजीशन है, मार्केट के अंदर अगर आप इतनी प्रोडक्ट की सर्विसेज ले जाएं तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और लोगों की बातों पर और बगैर किसी वर्किंग के फैक्ट्स डेटा इंफॉर्मेशन के अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप याद रखें कि बाज दफा लक साथ दे देती है कि इंसान जो है वो आगे बढ़ता जाता है, सर्वाइव मजबूत रहता है। लेकिन 99.9% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप ब्लाइंड खेलेंगे ना तो आप क्लीन बोर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, बेस करती हैं आपके फैक्ट्स पर, डेटा पर, इंफॉर्मेशन पर। दिस अलाउ फॉर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग दैट विल लीड टू पॉजिटिव एक्शंस। और याद रखें कि अगर आपके प्रॉपर फैक्ट्स एंड डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको डिसीजन ले रहे हैं ना तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव होंगे। वरना क्या होता है कि अगर आपके बेसिस कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है किसी डिसीजन के हवाले से, तो उसका एक डिसीजन का आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक हार्मफुल रिजल्ट भी आ सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फैक्चुअल प्रोसेस। जी हाँ, कोई सवाल है तो पूछिए। सर वो आई थिंक स्पीकर बंद नहीं किया हुआ। माइक सर मेरे ख्याल उनका बंद कर दें कभी। कौन ये निशान साहब है? कौन? महमूद। नहीं सर, नहीं मैं। अच्छा, बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, ये हमने देखो जब हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पहले दो लेक्चर्स लिए थे तो उसमें आपको हमने डिटेल में ये पढ़ा एक बात करनी थी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। मैं असल में सर डिस्कनेक्ट इसलिए हो रहा हूँ, मेरा घर है गांव में, यहाँ पे 4G है नहीं और 3G के भी बहुत पूरे सिग्नल आते हैं, तो इसलिए बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। आप बिलाल काजी हैं? जी सर, मैं बिलाल काजी। अच्छा, चले कोई बात नहीं, इसका हम कोशिश करेंगे, अगर ये रिकॉर्ड होगा ना इसका लिंक आपको भेजेंगे तो वहां से दोबारा देख लीजिएगा आप। हाँ सर, थैंक यू सर। बस मैं अब छत पे आया हूँ,
अच्छा तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलें बस अब छत से और आगे ना निकल जाइएगा, छत पे ही रहिएगा। चलें जी आगे। थैंक यू म्यूचुअली सर। बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप बाय, क्या इससे है? ज्यादा आगे नहीं। अकेले से खाना खाते हो? ये इनसे माइक तो बंद कराएं जो खाना खिला रहे हैं ये। अच्छा, एन सर आप ऑर्गेनाइजेशन माइक बंद कर दें सर। सर आप सबके माइक बंद ईशान कर दीजिए। ईशान साहब माइक बंद कर दें। ये माइक भाई यहाँ मेरा पर नहीं है, मेरा नहीं है टमाना साहब। निशान मुझे तशरीफ आ घर रही है। ईशान साहब बता दें कि झाड़ू पोछा बाद में लगाऊंगा। ओ भाईजान मेरे नहीं हूँ, मेरे नहीं हूँ, अपने वाली आदत है मेरे में ना अच्छा डालो। ठीक है ठीक सर है। ये महमूद भाई का और बिलाल का दोनों का बंद कर दें। बिलाल का तो बेचारे का बंद है। महमूद भाई का भी कर दें। ये कहाँ से बंद होगा भला? क्योंकि टिवाना साहब कहाँ से बंद होगा ये? सर ये साथ माइक आ रहा है, म्यूट उधर लगा दें सर, ऑल म्यूट हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा जी, हाँ ठीक होगा जी सर। सर मेरे ख्याल राणा साहब को नहीं पता। ऑल म्यूट हो गए हैं। आप तो बोल रही हैं कहाँ अनम्यूट है। सर कोई म्यूट करवा दिया तुम लोगों ने। सर ने तो अपना म्यूट कर दिया है। ओह सर को कॉल करो। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं सर हो भाई। गए, अनम्यूट हो गए, ठीक है ठीक। अच्छा जी, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सप्लायर आर interdependent and a mutually beneficial relationship enhance the ability of both to create value. One hand washes the other and both wash the body. लेकिन ये हमने जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कंपनी के साथ सप्लायर का जो है ना वो रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास अच्छे सप्लायर्स हैं और उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, जब आप आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो हम सप्लायर रिलेशनशिप की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो क्योंकि वो एक दूसरे के सर लिए जिस तरह हमारा आज टॉपिक है सर सप्लायर सिलेक्शन में, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सप्लायर का और बायर का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और मतलब म्यूचुअल इनका रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ तो डेफिनेटली देखे ना, वही मैंने होगा सर इसमें। जैसे उन्होंने एक जुमला ये देखो ना, ये उन्होंने लिखा है कि सर ये दोनों वैल्यू क्रिएट करने में एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं और एक दूसरे के हाथ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या मतलब है कि बेसिकली एक दूसरे के लिए ये ठीक बहुत ज्यादा एक मजबूत साबित हो सकते हैं। अगर सप्लायर मिसाल के, और देखें याद रखें सप्लायर अगर आपको भी प्रोवाइड कर रहा है ना मटेरियल, इन्वेंट्री जो आप अपने उसमें लेकर आ रहे हैं स्टॉक में, तो वो आपके कंपटीटर को भी दे रहा है। अगर आपके साथ उसके रिलेशनशिप जितने अच्छे होंगे तो हो सकता है अगर आपके पास कोई एक अच्छी असाइनमेंट आ जाए, बड़ी असाइनमेंट आ जाए और आपके पास इतना ज्यादा वो कैश भी ना हो और आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए हो, अगर आपके साथ रिलेशनशिप होगा, जी सर। आप पर ट्रस्ट करता होगा, तो आपको कुछ मार्जिन के साथ वो आपके ऊपर रिलाय कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल जी सर, सप्लायर ठीक है। रिलेशनशिप है कि अगर आप उसके साथ मेंटेन रखेंगे तो वो आपके साथ अच्छा चलेगा और आप उसके साथ अच्छा चलेंगे, ठीक है। अब ये 8 प्रिंसिपल्स हैं, बस इसको हमेशा याद रखिएगा, ये हमने पढ़ भी लिए मेरे ख्याल से। इनमें से जो चीजें आप देख लें, इसमें कस्टमर फोकस होना चाहिए, आपको लीडरशिप होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होनी चाहिए, प्रोसेस अप्रोच हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट हम देख चुके हैं, कंटिन्यूअल ये सर TQ में पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है ना। ये अभी भी हम पढ़ चुके हैं जनाब, ये पिछली स्लाइड्स में हमने इसी यही लेक्चर पढ़ी में थी। 3-4 पॉइंट तो इसी लेक्चर के अंदर। हाँ जी, प्रोसेस अप्रोच जी हमने जी पढ़ा सर, है, सिस्टम पिछले अप्रोच लेक्चर में पढ़ा है, 3-4 पढ़े थे सर। ठीक है। इसमें कस्टमर फोकस का तो हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि कस्टमर तो किंग होता है मार्केट का, ठीक है। अगर आपने क्या किया कि आपने 4 पीसेस पे काम कर रहे हैं, कस्टमर पे काम नहीं कर रहे, तो आप भी मार्केट के अंदर आप जो है वो ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर को कहते हैं, कस्टमर जिसना कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, कस्टमर भी जो है ना उसकी जो है ऑलवेज राइट समझा जाता है, और उसकी कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना उसकी उसकी जिस हर चीज पर वो फौरी तौर पर जो है वो अपने कान खड़े करती हैं, फौरी तौर पर जो है उसको रिस्पॉन्स करती है। लीडरशिप नहीं है, अब मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो आप ये समझें कि इदारा तेजी के साथ ग्रो नहीं हो सकता। मैनेजर जो है अगर लीडर नहीं है तो वो डिक्टेशंस तो कर सकता है, मतलब चला तो सकता है, लेकिन ना वो उसको ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं ला सकता, डिपार्टमेंट उसको उस अंदाज में नहीं लेके चल सकता जिस अंदाज में एक लीडर लेके चल सर सकता अगर मैनेजर लीडर ना हो तो वो टीम वर्क को उस लेवल पे नहीं अचीव कर सकता जो हो सकता है। है। जाहिर बात है, इसलिए तो जुमला कहा जाता है कि ऑल लीडर्स में बी अ मैनेजर बट ऑल मैनेजर्स में नॉट बी अ लीडर, ठीक है ना। तो ये वैसे है यस सर, कि बिल्कुल। इसके पीछे पूरी एक थ्योरी बिल्कुल है। ऐसे ही है।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, अगर आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा होगा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जब हम एक जुमला पढ़ते हैं कि जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में शामिल है कि सबको आप इन्वॉल्व करें, सबकी राय लें और उस राय की बेसिस पर आपको एक अच्छा डिसीजन जो है वो अपनी जो आप इदारे के लिए समझते हो, जो फैक्चुअल डिसीजन जो अभी हमने पढ़ा, तो वो आप उससे ले सकते हैं। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप सबको इन्वॉल्व करें जो जिस लेवल पर भी उसके अंदर शामिल है, और इससे क्या होगा, उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा, अपने अपने राय वो देंगे और उससे राय से हो सकता है आपके पास कोई ऐसी क्लियर डिसीजन मेकिंग आ जाए जिसको आप बहुत अच्छे अंदाज में अपने इदारे और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आप चल सकें। ठीक है जी, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी हो गया सर, आप ब्रेक कर लें सर। ब्रेक नहीं सर, पेपर के मार्क्स तो बता दें। पेपर के मार्क्स बस वो फाइनली हैं, वो मेरे बैग में है। चले मैं शेयर कर दूंगा मेमो साहब से, ये आपसे शेयर कर लेंगे। अच्छा, तो ये टोटल अब आपके मेमो साहब आपने बताया नहीं कितने साथी हैं जो आपके इसमें हैं फाइनल के साथ ही। बड़े साहब तो कह रहे हैं फाइनल के साथ ही दे दीजिएगा मार्क्स। सर बड़े साहब तो फिर नहीं बड़े साहब सर अभी दे दें। हाँ चले, मैं इनको मेमो साहब से शेयर कर लूंगा, ये आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। चले मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर आप अपनी तैयारी करें। मैंने ये आपको मुकम्मल करवा दिया है। बस एक रिजल्ट वाला क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछे महमूद भाई। दीवाना साहब बोलें। सर वो रिजल्ट वाले क्वेश्चन है, मुझे रिजल्ट का नहीं पता। रिजल्ट मैंने कहा मैं आपको शेयर कर लूंगा, सबके मार्क्स आप इनसे शेयर कर लीजिएगा, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको आज इंशाल्लाह। ग्रुप में शेयर कर दें सर। ठीक है सर, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बड़े साहब। सर अब लीव का कोई निशान सवाल है तो पूछे। नहीं सर कोई भी नहीं सर, मैं तो ये सर जरा शेयर कर दीजिएगा स्लाइड सर। चलिए अटेंडेंस अब कौन कौन है उनके अटेंडेंस लगा लेना ताकि वो भी मेंटेन कर चलते रहना साथ साथ। ये महमूद साहब। हाँ जी महमूद साहब, कौन कौन मौजूद है? सर मैं पार्टिसिपेंट की आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। हाँ चले, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। ठीक है जी सर, ये आज की स्लाइड्स तो सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ मैं अभी मटेरियल उस पर अपलोड कर दूंगा। वो सारे हो जाएंगे अभी। आज वो सर कह रहे हैं कि जितने पिछले लेक्चर भी हैं वो भी सारे आज हो जाएंगे। ये मुकम्मल मैंने जो लेक्चर्स है ना आपके जिनकी स्लाइड्स नहीं है वो उनका एक ही बनाकर ना आपको ये मुकम्मल सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर दूसरा एक रिक्वेस्ट थी कि पेपर की तैयारी भी अगर आप हमें साथ साथ ही करवाते जाएं। अच्छा इसके ऊपर सर इस पे ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक हो। देखें जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर आप अटेंटिव हैं और नोटिंग कर रहे हैं तो यही आपकी तैयारी हो रही है साथ साथ। बिल्कुल यही आपका एग्जाम है। अगर आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे तो आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था कि मैं बिल्कुल भी उसको इनकरेज नहीं करता रटा सिस्टम को। मैं ये चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट्स अच्छे हों और आपको जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसको मैनिपुलेट करना आपको आता हो, आप उसको एक्सप्लेन करना आपको आ जाए लाइफ में। यही एक टीचर की सबसे बड़ी जो है। ठीक है जी, चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।